हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which statement is correct. First, if N2 is added at equilibrium condition, the equilibrium will shift to the forward direction because according to the second law of thermodynamics, the entropy must increase in the direction of spontaneous reaction. Second, the condition for the equilibrium is 2 delta G NH3 is equal to 3 delta G H2 plus delta G N2, where delta G is Gibbs free energy per mole of the gaseous species measured at that partial pressure. Third, addition of catalyst does not change Kp but changes delta H. Fourth, at 400 Kelvin, addition of catalyst will increase the forward reaction by 2 times while the reverse reaction rate will be changed by 1.7 times. तो हमें फोर्थ स्टेटमेंट गिवन है, इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो क्या की कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे यूज होने वाला है वो हम देख लेते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर देखेंगे कि जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है वो क्या है हमारे पास. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कोई भी प्रोसेस यदि स्पॉन्टेनियस है या कोई भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि जो हमारे पास यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए. तो ये मैं इसको सिंपल वर्डिंग के अंदर लिख लेता हूं. any process can be spontaneous only if the change in entropy of universe is greater than or equal to zero. यानी कि डेल्टा एस यूनिवर्स जो है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी वो रिएक्शन क्या हो सकती है, प्रोसेस क्या हो सकती है, स्पॉन्टेनियस हो सकती है. सो एक तो ये हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा. सेकंड की कंसेप्ट की बात करते हैं हम लोग. सेकंड की कंसेप्ट क्या यूज होगा. सेकंड की कंसेप्ट के अंदर बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की. गिब्स फ्री एनर्जी तो ये किस प्रकार से फाइंड आउट की जाएगी. डेल्टा जी जो होती है ये हमारे पास इक्वल होती है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के लिए. टी डेल्टा एस इसकी इक्वल होती है. डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी बोल सकते हैं इसको. डेल्टा एच क्या हो जाएगा, हीट चेंज ऑफ द रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन. टी इज द टेम्परेचर, डेल्टा एस इज द एंट्रोपी चेंज. ये हमारे पास रह जाएगा. अब इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर क्या होता है, इक्विलिब्रियम के लिए एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की जो वैल्यू है, इसको सही करके लिख देते हैं, डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, इक्वल टू जीरो होती है इक्विलिब्रियम के लिए. ये हमारा सेकंड की कंसेप्ट होगा. थर्ड की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहने वाला है कि कैटालिस्ट होता है ना वो चेंज करता है फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन, उन दोनों की स्पीड को इक्वली क्या कर देता है, बढ़ा देता है, पॉजिटिव कैटालिस्ट यदि हो तो. यहां पे मैं बात करूंगा कैटालिस्ट चेंजेस the speed of forward and backward reactions equally. यदि वो फॉरवर्ड रिएक्शन को 2 टाइम इंक्रीज कर रहा है तो वो बैकवर्ड रिएक्शन को भी 2 टाइम इंक्रीज करेगा. ये क्या होती है, नेचर होती है कैटालिस्ट की.
सो ये तीन हमारे मेन की कंसेप्ट रहेंगे। इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बात की जाए यदि सॉल्यूशन की, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखा है, बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट हमें गिवन है कि यदि इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर हम N2 ऐड कर देंगे तो जो रिएक्शन है वो क्या करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगी अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब N2 ऐड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे बेसिकली स्पेसिफाई नहीं किया गया है N2 ऐड करने का। एक्चुअली रिएक्शन हमारे पास क्या है, NH3 की रिएक्शन है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ NH3 है। तो वो रिएक्शन क्या होती है ये जनरल हमें पता होना चाहिए। रिएक्शन हमारे पास क्या रहती है, ये हमारे पास रहती है N2 प्लस H2 प्लस विच गिव्स 2NH3। अब इसको यदि मैं क्या कर लेता हूँ, संतुलित करते हैं इस रिएक्शन को, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 एंड ये मेरे पास आ जाएगा 2, तो ये संतुलित हो जाएगी। अब मेरे को बोला गया है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, N2 ऐड कर देता हूँ। तो रैंडमनेस अभी किस साइड ज्यादा है, तीनों गैसेज है, N2 गैस है, H2 गैस है एंड NH3 भी गैस है। तो एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी होती है रैंडमनेस। एंट्रोपी क्या होती है, किसको डिनोट करती है, रैंडमनेस, रैंडमनेस। अब रैंडमनेस यदि N2 में और ज्यादा मूव कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, तो इस साइड में क्या हो जाएगी, रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी। रैंडमनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब जिस साइड रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है उसका मीनिंग क्या है कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो हमने डिफाइन किया था कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उस डायरेक्शन के अंदर होती है जिस डायरेक्शन के अंदर एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हमने क्या देखा था, डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने का मीनिंग क्या है कि इक्वल टू के ऊपर क्या होता है, इक्वल टू के ऊपर वो हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ सकती है। पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं है कि जब हमारे पास डेल्टा एस 0 है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी ही, लेकिन इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ सकती है। सेकेंडली, जब ग्रेटर देन होगा, डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 है, यानी कि उसके अंदर पॉजिटिव चेंज हो रहा है, यानी कि वो बढ़ रही है। बढ़ रही है तो यूनिवर्स के अंदर क्या आते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों आते हैं। तो सिस्टम की एंट्रोपी भी चेंज होगी, सिस्टम की एंट्रोपी भी बढ़ रही होगी, क्योंकि डेल्टा एस यूनिवर्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ये एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, तो इसके कारण स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किस डायरेक्शन के अंदर जानी चाहिए, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहां पे जाएगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहां जाएगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन बैकवर्ड, ये कहां पे जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगी, ना कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या आ रहा है, इनकरेक्ट आ रहा है। उसने बोला है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगा, हमारे अकॉर्डिंग बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ रहा है, तो फर्स्ट क्या है, इनकरेक्ट है। सेकंड हमें क्या दे रखा है, द कंडीशन ऑफ फॉर इक्विलिब्रियम 2 डेल्टा जी NH3 इज इक्वल टू 3 डेल्टा जी H2 प्लस डेल्टा जी N2। ये चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। तो हमारे पास डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है। इक्वेशन हमारे पास क्या है, N2 प्लस 3H2 विच गिव्स 2NH3। अब इक्विलिब्रियम के अंदर ये कंडीशन है मेरे पास 2NH3, तो डेल्टा जी का सम क्या है, टोटल पूरी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या है, 0 है। तो प्रोडक्ट का जो डेल्टा जी है वो इक्वल होना चाहिए सम ऑफ द डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट। तो विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा जी को जब भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो इसके अंदर जो हमारे पास जो इसके गुणांक होते हैं इनका क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है डेल्टा जी के साथ। सो N2 के साथ क्या है, 1 है, H2 के साथ 3 है और NH3 के साथ 2 है, तो इनका आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा डेल्टा जी के साथ। सो डेल्टा जी ऑफ N2 प्लस 3 डेल्टा जी ऑफ H2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा जी ऑफ NH3। तभी तो पूरी रिएक्शन का जो डेल्टा जी है उसकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या चाहिए,
डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। जब दोनों साइड का रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड का जो डेल्टा जी का सम है वो इक्वल होगा, तभी तो हमारे पास डेल्टा जी 0 आएगा एंड वो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर आएगी। सो हमारा जो सेकंड है जो ऑप्शन है वो तो हमारा क्या है, करेक्ट है। सेकंड हमारा क्या है, करेक्ट है। तो सेकंड हमारा क्या है, करेक्ट है। एक चीज यहाँ पे और क्लियर हो जाती है कि ये जो कर लेते हैं मतलब क्लियर कि जो हमने मल्टीप्लाई किया था 2 डेल्टा जी एन एच 3 और 3 डेल्टा जी एच 2 एंड 1 डेल्टा जी एन 2, ये मल्टीप्लाई क्यों किया था, क्योंकि हमने डेल्टा जी जो फाइंड किया जाता है, जी हमें दे रखा है कि वो गिव्स फ्री एनर्जी पर मोल है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम के अंदर मोल के नंबर्स क्या है, 3 2 और 1 है। 3 किसके लिए, H2 के लिए, 2 NH3 के लिए, और 1 किसके लिए, N2 के लिए। तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि वो पर मोल के लिए, तो 3 के लिए 3 डेल्टा जी H2 हो जाएगा। सो इनका सम क्या होना चाहिए, एक दूसरे इक्वल होना चाहिए, तभी हमारे पास 0 आएगा। थर्ड हमें क्या देखा है, एडिशन ऑफ कैटालिस्ट डज नॉट चेंज केपी बट चेंजेस डेल्टा एच। ये क्या बोल रहा है कि कैटालिस्ट जो है वो केपी को चेंज नहीं करता बट डेल्टा एच को चेंज कर देता है। तो थर्ड स्टेटमेंट के अंदर जो गिवन है कि कैटालिस्ट केपी को चेंज नहीं करता, केपी को चेंज नहीं करता यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ये चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो कैटालिस्ट होता है वो क्या कर देता है, कैटालिस्ट स्पीड इंक्रीज कर देता है, स्पीड क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। स्पीड इंक्रीज ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन की जो स्पीड है ये क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो दोनों की स्पीड इक्वल अमाउंट के अंदर बढ़ रही है, तो सो ये केपी को चेंज नहीं करेगा। सो केपी डज नॉट अफेक्टेड, केपी चेंज नहीं होगा एंड डेल्टा एच भी चेंज नहीं होगा, विल नॉट चेंज। क्यों, क्योंकि ये जो हमारे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो इनिशियल एंड फाइनल जो एनर्जी लेवल है उसको अफेक्ट नहीं करता है, बल्कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, लेकिन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेड की जो एनर्जी लेवल है उनको अफेक्ट नहीं करता। सो इस वजह से डेल्टा एच भी चेंज नहीं होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट हमें क्या दे रखा है, 400 Kelvin addition of catalyst will increase the forward reaction by 2 times while the reverse reaction rate will be changed by 1.7 times। तो ये भी इनकरेक्ट होगा क्योंकि वो तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन को सेम कह सकते हैं कि सेम फैक्टर से इंक्रीज करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि फॉरवर्ड को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दे और जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसको 1.7 टाइम्स से ही करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फोर्थ भी हमारा इनकरेक्ट होगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा हमारा, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन सेकंड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।